नमस्कार, स्वागत है आपका 7 बजे की खबरों में। मैं हूं अमृता राय। सबसे पहले हेडलाइंस। दिल्ली विधानसभा भंग, राष्ट्रपति ने मंजूर की कैबिनेट की सिफारिश। 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी रद्द। झारखंड में आरजेडी के गठबंधन का प्रस्ताव जेएमएम ने किया खारिज। एजेएसयू से हाथ मिलाने और टिकट बंटवारे पर बीजेपी में मतभेद। खस्ताहाल सार्वजनिक उपक्रमों को निजी हाथों में सौंप सकती है सरकार, वित्त मंत्री ने कहा। विनिवेश और आर्थिक सुधारों पर बढ़ेंगे आगे। शेयर बाजार ने छुआ रिकॉर्ड 28,000 का आंकड़ा। पिछले 3 साल में सबसे कम हुई सोने की कीमत। और अमेरिकी सीनेट चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी को बहुमत। प्रतिनिधि सभा और गवर्नरों के चुनाव में भी डेमोक्रेटिक पार्टी को झटका। और अब हमारी पहली खबर। अमेरिका के मध्यावधि चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी ने कांग्रेस के उच्च सदन यानी सीनेट में बहुमत हासिल कर लिया है। ये नतीजे राष्ट्रपति बराक ओबामा और उनकी डेमोक्रेट पार्टी के लिए बड़ा झटका माना जा रही हैं। सीनेट के साथ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और 36 राज्यों के गवर्नरों के चुनाव में भी रिपब्लिकन पार्टी को बड़ी सफलता मिली है। कई भारतीय मूल के लोग भी चुनाव जीते हैं। इस चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी को 100 सीटों वाली सीनेट में 8 साल बाद फिर से बहुमत हासिल हो गया है। रिपब्लिकन सीनेटर मिच मैककोनल केंटकी की अपनी सीट 6ठी बार बनाए रखने में कामयाब रहे और अब वो सीनेट में बहुमत दल के नेता होंगे। मैककोनल ने कहा है कि इसका असर आगे आने वाले सालों में राष्ट्रपति के चुनाव पर पड़ेगा। Tonight they said we can have real change in Washington, real change. And that's just what I intend to deliver. So, friends, tonight turns a corner. And the future I see is a bright one. अमेरिकी व्यवस्था में सीनेट को ज्यादा शक्तियां हासिल हैं। सीनेट की 1/3 सीटों के अलावा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यानी कांग्रेस के निचले सदन की सभी 435 सीटों और 50 राज्यों में से 36 राज्यों के गवर्नर के लिए भी चुनाव हुए। इसमें भी पहले से बहुमत रखने वाली रिपब्लिकन और मजबूत हुई है। अब कांग्रेस के दोनों सदनों में पार्टी का प्रभुत्व हो गया है। डेमोक्रेट अब बचाव की मुद्रा में नजर आ रहे हैं। This race is not about who the president is, who the president was, or who the president will be, or which party controls Congress. लगभग 3 दर्जन से ज्यादा भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिकों ने भी इन चुनावों में हिस्सा लिया था, जिसमें से कई को सफलता मिली है। साउथ कैरोलिना की गवर्नर निक्की हेले और कैलिफोर्निया की अटॉर्नी जनरल कमला हैरिस ने दूसरे कार्यकाल के लिए भी जीत दर्ज कर ली है। कोलोराडो से रिपब्लिकन जनक जोशी और ओहायो से युवा नीरज अंतानी राज्य विधायिका में चुने गए हैं। प्रतिनिधि सभा में एकमात्र भारतीय और रिपब्लिकन एमी बेरा कैलिफोर्निया सीट पर जीत के बेहद करीब हैं। लेकिन चूंकि अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव सीधे जनता करती है, इसलिए फिलहाल ओबामा की राजनीतिक स्थिति पर इनका असर नहीं पड़ता दिखता। हाँ, ओबामा के लिए अब निर्णय लेना काफी कठिन हो सकता है, क्योंकि उन्होंने दोनों सदनों में बहुमत खो दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अमेरिका में बदल रही राजनीतिक परिस्थिति पर बातचीत करने के लिए हैं हमारे साथ पूर्व राजनयिक BS प्रकाश साहब। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। ये जो रिपब्लिकन्स की सीनेट में जीत हुई है, क्या आपको लगता है कि ये ओवरऑल अमेरिका की पॉलिटिक्स में कोई बदलाव के संकेत हैं? क्या फ्यूचर देख रहे हैं आप अमेरिकी पॉलिटिक्स का यहाँ से? मेरे ख्याल में इसका मेन परिणाम ये होगा कि ऑलरेडी जो कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है अमेरिका में और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। जैसे आप जानते हैं, अभी तक ऑलरेडी हाउस में रिपब्लिकन्स का मेजॉरिटी था और सेनेट में डेमोक्रेट्स का मेजॉरिटी था। और अमेरिका का व्यवस्था ऐसा है कि हर एक चीज़ में चेक्स एंड बैलेंसेस, कॉन्स्टिट्यूशनली ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है। प्रेसिडेंट, कांग्रेस और जुडिशियरी तीनों में चेक्स एंड बैलेंसेस है। हमारे यहाँ काफ़ी तरफ पार्लियामेंट्री मेजॉरिटी जो है उन्हीं का सरकार बनता है। अमेरिका में ये ज़रूरी नहीं है, जैसे आप जानते हैं। तो अभी तो डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट है और ऑलरेडी हाउस
रिपब्लिकन्स कंट्रोल करते थे। जी, मतलब अब दोनों ही सदनों में रिपब्लिकन्स की बहुमत हो गई, चाहे वो सीनेट हो चाहे वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव हो। तो ये जो बदली हुई परिस्थिति है उससे क्या ओबामा सरकार थोड़ा दबाव महसूस करेगी पॉलिटिकल एजेंडे को लेकर अपने लागू करवाने में? इसमें ऐसा है कि अगर कोई लेजिस्लेशन पास करना पड़ेगा, और ओबामा का एक एम्बिशियस एजेंडा था, और ये इन बाकी 2 साल बाकी है ओबामा के पास, उन्होंने वो कोशिश करना चाहता था। 2-3 बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, नॉट जस्ट फॉर ओबामा बट अमेरिका के लिए और विश्व के लिए भी, मैं बोल सकता हूँ विश्व के लिए। एक तो फिस्कल कंट्रोल, बजट कंट्रोल, क्योंकि अमेरिका में इतना एक्सपेंडिचर इनकम से ज़्यादा है, सो इट हैज़ ऑलवेज बीन ए प्रॉब्लम। एक तो ये था। दूसरा एक था कि थोड़ा टैक्सेस का बढ़ावा होना चाहिए, क्योंकि इतना लो टैक्स नेशन है, उनका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लॉन्ग टर्म में अफेक्ट हो रहा है। इमिग्रेशन रिफॉर्म वाज अनदर मेजर इश्यू। और बाकी हेल्थ केयर उन्होंने कर लिया, लास्ट 2 इयर्स में हेल्थ केयर बिल पास हो गया, बट उसको भी चालू करना। और कई सोशल एंड इकोनॉमिक विषय है, उसके ऊपर लेजिस्लेशन पास करना इम्पॉर्टेंट था। ये तो दैट इज़ वन क्लस्टर। दूसरा मेजर अपॉइंटमेंट्स जो करना है, जैसे हम जानते हैं भारत में कोई अमेरिकन राजदूत नहीं है, बट ऐसे अपॉइंटमेंट्स के लिए भी सेनेट से पास होना ज़रूरी है। और अब जो हम ऑलरेडी देख रहे हैं, एक पैरालिसिस जैसा हो गया है, ग्रिडलॉक जैसे हो गया है कि प्रेसिडेंट जो भी प्रपोज करता है उसको सेनेट कांग्रेस मंजूर नहीं करता है। और अगर कांग्रेस ने अब तो रिपब्लिकन्स है, उन्होंने कोई लेजिस्लेशन वो पास करना चाहता है, उसको प्रेसिडेंट वीटो कर सकता है। सो इसमें ये भारत से बहुत डिफरेंट टाइप का सिस्टम है। सो बोथ इन टर्म्स ऑफ लेजिस्लेटिव एजेंडा और एग्जीक्यूटिव एजेंडा जो प्रेसिडेंट करना चाहते हैं, दोनों में दबाव से ज़्यादा बहुत मुश्किलें आ जाते हैं। जी, हालांकि अभी इलेक्शन तो वहाँ पर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 2016 में होना है, 2 साल बाद होना है, लेकिन क्या ये इलेक्शन प्रिलिमिनरी स्टेज सेट कर रहे हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए यूएस में? इसके ऊपर प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के ऊपर इसका प्रभाव ज़रूर होगा, बट किस तरह से होगा ये बहुत मुश्किल है। क्योंकि ये नहीं है कि जो कांग्रेस में ये जीत गए हैं, रिपब्लिकन्स गवर्नर्स बन गए हैं, इनको प्रेसिडेंशियल रेस में भी सक्सेस मिलेगा। क्योंकि अभी तक ये ही विचार है कि हिलरी क्लिंटन ज़्यादा संभव है, अनाउंस तो नहीं किया है, बट एक ही नाम आ रहा है डेमोक्रेट्स की तरफ से अभी तक, तो हिलरी क्लिंटन का है। और रिपब्लिकन्स की तरफ से 3-4 लोग हैं, कई गवर्नर्स है। एक तो वो बुश का यंगर भाई भी है, वो गवर्नर ऑफ फ्लोरिडा थे, और भी 2-3 नेम है। बट पूरा अमेरिका में नेम रिकग्निशन जो बोलते हैं, सबको जानने वाले कोई नेम रिपब्लिकन्स के पास नहीं है। और एक विषय मैं एम्फसाइज करना चाहता हूँ, ये है कि इसका इलेक्शंस का नतीजा जो निकले है उसको हम रैशनल नहीं मान सकते हैं, क्योंकि अमेरिका का इकोनॉमी तो अब बेहतर हो रहा है। अब तो पहले बार 1.8% ग्रोथ मिला बहुत सालों के बाद, बहुत महीनों के बाद 1.3 से 1.8%। और दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, उसका भी नंबर्स अच्छे निकले हैं। और काफ़ी इन मेनी अदर पैरामीटर्स दे सीम टू बी डूइंग वेल। बट क्या हुआ है, फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है। वो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर ओबामा से ज़्यादा एक कांग्रेस में जो लोग लेजिस्लेचर में थे, कांग्रेस में थे, सेनेट में थे, उनका अप्रूवल रेटिंग 12% था। कि लोग मानते हैं, कहते हैं कि वॉशिंगटन बिल्कुल बेकार है। ओबामा भी थोड़ा के ऊपर भी थोड़ा नाराज़गी है, बट ज़्यादा कांग्रेसमैन के ऊपर बहुत नाराज़गी है, क्योंकि कुछ भी नहीं हो रहा है। वो फ्रस्ट्रेशन का एक मैनिफेस्टेशन इस रूप में प्रकट हुआ है। इसलिए क्या हो सकता है वो बोलना अभी मुश्किल है। और विश्व को क्या संदेश जाता है इस इलेक्शन से अमेरिका के? क्योंकि अमेरिका एक ऐसा देश है जो ओवरऑल विश्व को इम्पैक्ट करता है किसी न किसी रूप में, तो वहाँ पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज हो रहा है। हाँ बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं मैं वो सहमति है उसमें। बट सबसे ज़्यादा ये है कि अमेरिका विश्व को ये थॉट आएगा, पर्टिकुलरली उनका राइवल्स जो है चाइना फॉर इंस्टेंस, ये तो अमेरिका डिसफंक्शनल स्टेट होता जा रहा है, क्योंकि वो जो निर्णय लेना चाहते हैं वो निर्णय नहीं ले सकते हैं, जो निर्णय लिया है वो इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं, इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, जो रिफॉर्म्स ज़रूरी है वो नहीं कर पाएंगे, वो हेल्थ में या एजुकेशन में
या वो आर्मी में, और बाकी जो उनका मेजर एंगेजमेंट्स है अफ़गानिस्तान में है, जैसे आप जानते हैं सीरिया, इराक या आईसिस के साथ है, रशिया के साथ यूक्रेन में है, ऐसे एक डिस्ट्रैक्टेड डिसफंक्शनल स्टेट इट विल फाइंड इट वेरी डिफ़िकल्ट। इसलिए मेरे ख्याल में दिस इलेक्शन रिजल्ट्स are not something to cheer about either for Americans or for the world. It is something to worry about, except for the hardcore Republicans. बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रकाश जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो पूर्व राजनयिक BS प्रकाश का ये मानना है कि न सिर्फ अमेरिका में ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशन पैदा हुई है पॉलिटिक्स की, बल्कि दुनिया भर को इससे एक ऐसा मैसेज मिला है जिससे ये पता चल रहा है कि दरअसल अमेरिका मुश्किल में है तो बाकियों के लिए भी एक कन्फ्यूज़न की स्थिति रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी आज की हमारी पहली खबर। केंद्र सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने दिल्ली विधानसभा को आज भंग कर दिया। दिल्ली में अब चुनाव का रास्ता साफ हो गया है और इसके साथ ही सियासी हलचल ने जोर पकड़ लिया है। आम आदमी पार्टी जहां 49 दिनों के शासन की उपलब्धियां गिना रही है, वहीं बीजेपी सोशल मीडिया पर प्रचार की बात कह रही है। कांग्रेस का सबसे ज्यादा जोर बेहतर उम्मीदवारों के चयन पर है। दिल्ली में बीते 3 दिनों में सियासी माहौल तेजी से बदला और विधानसभा भंग होने के साथ राजनीतिक दल चुनावी मोड में आ गए हैं। आम आदमी पार्टी ने तो चुनावों के ऐलान से पहले ही दिल्ली में बड़े बड़े होर्डिंग में अपना चुनावी एजेंडा साफ कर दिया है। हम लोगों को यही बता रहे हैं कि इसको याद करिए, और दूसरी तरफ में अब ये 150 दिन बीजेपी ने करके दिखाया, क्या हुआ इसमें। जोड़ तोड़ की बजाय चुनावों में उतरने का फैसला करने वाली बीजेपी का निशाना आम आदमी पार्टी है और वो उनसे सोशल मीडिया पर मुकाबले को तैयार है। हम सोशल नेटवर्किंग के थ्रू कैंपेनिंग करेंगे। हम बताएंगे कि जिस व्यक्ति ने आपको गुमराह किया था, पानी को लेकर, पानी दिए क्या पूरा, बिजली दी क्या उसने पूरी, आपको 50% की 200 यूनिट पर रुक कर रह गई क्या, उन्होंने रोजगार दिया। वहीं कांग्रेस ने इस बार विधानसभा की सभी 70 सीटों पर नेताओं के चयन पर विशेष ध्यान देने की बात कही है। विनेबिलिटी क्राइटेरिया है, छोटे से छोटा लीडर, बड़े से बड़ा लीडर। अब कुछ चैनल में देख रहा हूँ वो कह रहे हैं कि शीला जी को किनारा कर दिया। शीला जी हमारी बहुत ही सम्मानित लीडर हैं और हम ना केवल शीला जी का बल्कि जितने हमारे कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं उन सब का भरपूर इलेक्शन के अंदर जो है उनका योगदान का इस्तेमाल करें। दिलचस्प ये है कि पिछले विधानसभा चुनाव में पार्टी का चेहरा रही पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने इस बार चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी, लेकिन कांग्रेस का जो भी मदद हो सकेगी, जो मुझसे कहा जाएगा, उसके लिए मैं एकदम हाजिर हूँ। 2013 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी और अकाली दल ने 32 सीटें जीती थीं। आम आदमी पार्टी ने 28 सीटें तो कांग्रेस 8 पर ही सिमट गई थी। अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस से बाहरी समर्थन लेकर दिल्ली में 49 दिन का शासन किया था, लेकिन जन लोकपाल के मुद्दे पर 14 फरवरी को उनके इस्तीफे के बाद राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था। अन्नू दीवान, राज्यसभा टीवी। दिल्ली के बाद झारखंड चुनाव की बात करते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आरजेडी के चुनावी तालमेल का प्रस्ताव खारिज कर दिया है। दूसरी तरफ ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन यानी आजसू के साथ गठबंधन के बाद बीजेपी को अपने ही कार्यकर्ताओं के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, पार्टी में टिकट बंटवारे पर भी घमासान मचा हुआ है। रांची में मंगलवार को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। कार्यकर्ता AJSU के साथ गठबंधन से नाराज हैं। बीजेपी ने 63 उम्मीदवारों की सूची में 13 दल बदलू नेताओं को भी टिकट दिए हैं। पार्टी के कई नेता इससे भी खफा हैं। अगर आप बहुमत की सरकार बनाना चाहते हैं तो बीजेपी के पुराने लोगों को अगर सीट दिया गया होता तो एक एक सीट निकलता। आज अगर सीट की कमी होगी तो इसलिए होगा कि पुराने लोगों की उपेक्षा की गई। बीजेपी के झारखंड प्रभारी भूपेंद्र यादव ने दिल्ली में इस गठबंधन का ऐलान किया था। इसके मुताबिक कुल 81 में से AJSU को 8 सीटों पर चुनाव लड़ना है। भारतीय जनता पार्टी तथा ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन आजसू वो मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। उधर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आरजेडी के चुनावी तालमेल का प्रस्ताव खारिज कर दिया है। आरजेडी ने JMM को एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारने का प्रस्ताव दिया था। कांग्रेस JMM से नाता तोड़कर आरजेडी और JDU के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
और अब महाराष्ट्र की राजनीति। महाराष्ट्र में शिवसेना बीजेपी सरकार में शामिल होगी या नहीं, इस पर सस्पेंस अब भी बरकरार है। हालांकि नतीजे आए 17 दिन से ऊपर हो चुके हैं। शिवसेना ने उप मुख्यमंत्री पद की मांग समेत बीजेपी के सामने कुछ शर्तें भी रखी हैं। इतना ही नहीं, पार्टी ने बीजेपी को फैसले के लिए शनिवार तक का अल्टीमेटम भी दे दिया है। शिवसेना और बीजेपी के बीच रिश्ते कब सामान्य होंगे, महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में ये सवाल अहम हो चला है। देवेंद्र फडणवीस को 12 नवंबर को विधानसभा में विश्वास मत हासिल करना है, लेकिन इसके पहले सरकार को समर्थन पर शिवसेना का कोई फैसला नहीं हो पाया है। संभावित तालमेल को लेकर शिवसेना ने बीजेपी के सामने कुछ शर्तें रखी हैं। शिवसेना की पहली शर्त है कि उसे उप मुख्यमंत्री का पद मिलना चाहिए। दूसरा ये कि विश्वास मत के पहले उसके 2 नेताओं को कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ दिलाई जाए। शिवसेना ने 10 मंत्रियों के लिए विभाग भी मांगे हैं, जिनमें 5 के लिए कैबिनेट रैंक की मांग की गई है। अपने मुखपत्र सामना में शिवसेना ने विदर्भ के बहाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधा है। बुधवार को छपे संपादकीय में शिवसेना ने कहा कि महाराष्ट्र की जनता ने बीजेपी को विकास के लिए वोट दिया है, न कि अलग विदर्भ बनाने के लिए। सूत्रों की माने तो शिवसेना के नेताओं का एक धड़ा सरकार में शामिल नहीं होने पर जोर दे रहा है। ऐसे नेताओं का तर्क है कि पार्टी को विपक्ष में बैठना चाहिए। एनसीपी बीजेपी को पहले ही बाहर से समर्थन देने का ऐलान कर चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने आरोप लगाया है कि अखिलेश दास ने उन्हें राज्यसभा के टिकट के लिए 100 करोड़ रुपए देने का ऑफर दिया था। हालांकि राज्यसभा की 2 सीटों के लिए उन्होंने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया। आजमगढ़ के राजाराम और मुरादाबाद के वीर सिंह एडवोकेट को टिकट दिया गया है। दोनों ही दलित समुदाय से आते हैं। मैंने और उनको ये भी कहा कि जब मैंने आपको राज्यसभा में भेजा था पहली बार, आप दूसरी बार टिकट मांग रहे हैं, तो मैंने उनको ये भी कहा कि आप मुझे बताओ कि मैंने आपसे कितना पैसा लिया था। इसलिए मैं उनको जरूर सलाह देना चाहता हूं कि बहन जी अपने पे संयम रखें और वैश्य समाज ही नहीं, सारे सर्व समाज का अपमान न करें, और इसके अलावा जो उनके कैडर से जुड़े भी व्यक्ति हैं उनका भी अपमान न करें, सम्मान करना सीखें। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि सरकार बीमार सार्वजनिक उपक्रमों को बंद करने के बजाय उसके निजीकरण के पक्ष में है। आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाने पर जोर देते हुए उन्होंने अर्थव्यवस्था में जल्द सुधार का भरोसा दिलाया है। वित्त मंत्री ने बीमा संशोधन विधेयक संसद के शीतकालीन सत्र में पारित हो जाने की उम्मीद भी जताई है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और CII की ओर से दिल्ली में आयोजित भारत आर्थिक सम्मेलन में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बुधवार को अर्थव्यवस्था और उसकी चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा की। वित्त मंत्री ने कहा कि आर्थिक मोर्चे पर सरकार की ओर से उठाए गए कदमों का जल्द असर दिखेगा। उन्होंने सरकारी कंपनियों में विनिवेश जारी रखने की बात कही। Present, we are continuing that policy of divestment, but certainly I would be open to look at some set of PSUs which could do much better in private hands. वित्त मंत्री ने कहा कि कोयला क्षेत्र में सुधारों को दूसरे खनिजों के लिए भी लागू किया जाएगा। उन्होंने भूमि अधिग्रहण में आ रही अड़चनें दूर करने के लिए सरकार की ओर से जल्द कदम उठाने का भरोसा दिया। अरुण जेटली ने श्रम कानूनों को तर्कसंगत बनाने के भी संकेत दिए। Some aspects of the labor law in India can certainly be improved and rationalized. Some of them have been introduced in Parliament, are due for discussion in Parliament in one of the forthcoming sessions. And this is an area where we will have to have much larger consideration. वित्त मंत्री ने कहा कि लचीली नीतियों से रोजगार के मौके बढ़ेंगे। उन्होंने उम्मीद जताई कि निजी कंपनियां रक्षा औजार बनाने के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश करेंगी। अरुण जेटली ने इसके लिए पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त माहौल देने की बात कही। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस बीच शेयर बाजार से अच्छी खबर है। आज के कारोबार के दौरान सेंसेक्स पहली बार 28,000 का जादुई आंकड़ा पार करने में कामयाब रहा। हालांकि बाद में सेंसेक्स 27,915 अंकों के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी आज तेजी देखने को मिली। सोने के दाम भी पिछले 3 साल में सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। दीपावली के बाद भी शेयर बाजार में त्योहारी रौनक बरकरार है। विदेशी बाजारों से मिल रहे अच्छे संकेतों और सरकार के आर्थिक मोर्चे पर उठाए जा रहे ठोस कदमों के चलते बुधवार को शेयर बाजार नई ऊंचाइयों पर पहुंचा। इतना ही नहीं, शुरुआती सत्र में सेंसेक्स 28,000 के करिश्माई आंकड़े को पार करने में भी कामयाब रहा। दिन का कारोबार खत्म होने पर BSE का सेंसेक्स 27,916 अंक पर बंद हुआ, तो निफ्टी भी
8,338 के स्तर पर पहुंचा। जानकारों की माने तो बाजार में आने वाले दिनों में भी ऐसा ही उछाल रह सकता है, लेकिन वो संभल कर बाजार में निवेश की सलाह दे रहे हैं। मार्च महीने से इस साल लगातार नए नए रिकॉर्ड कायम हो रहे हैं और उसका श्रेय मैं मानता हूं कि नई सरकार को भी जाता है और रीजंस अगर देखें तो लोकल भी है और ग्लोबल भी है। उधर शादी के सीजन में सोने की खरीद करने वालों के लिए अच्छी खबर है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत पिछले 4 साल में सबसे निचले स्तर पर है, तो भारत में पिछले 3 साल में सोना सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। दिल्ली के सराफा बाजार में सोना 450 रुपए उतरकर 25,900 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। कच्चे तेल की कीमत में लगातार गिरावट को इसकी बड़ी वजह माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने पाकिस्तान से साफ किया है कि सीमा पर तनाव और बातचीत एक साथ नहीं हो सकते। जेटली ने कहा है कि भारत को पाकिस्तान से बातचीत करने में कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते पाकिस्तान साफ करे कि वो भारत को तोड़ने वाले लोगों से बातचीत करना चाहता है या फिर भारत सरकार से बातचीत करना चाहता है। Pakistan also must realize that this kind of a misadventure where you fire on civilian population, start killing civilian population, uproot Indian villages at the line of control of the international border, probably the consequences of all this would be an unaffordable cost for Pakistan. दिल्ली में भारत आर्थिक सम्मेलन के मंच से रक्षा मंत्री ने 2 टूक शब्दों में पाकिस्तान को भारत का रवैया बता दिया। जेटली ने कहा कि भारत बातचीत को तैयार है, लेकिन इसकी लक्ष्मण रेखा भी है। Who do they want to speak to? They want to speak to the government of India, or do they want to speak to those who want to break India? So unless Pakistan makes that conscious choice, a meaningful dialogue with Pakistan would not be possible. भारत ने अगस्त में विदेश सचिव स्तर की वार्ता के ठीक पहले पाकिस्तानी उच्चायुक्त अब्दुल बासित की अलगाववादियों से मुलाकात के बाद बातचीत रद्द कर दी थी। भारत ने बॉर्डर पर पाकिस्तान की ओर से सीज फायर के उल्लंघन का भी कड़ा विरोध किया है। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अगले महीने दिल्ली की यात्रा पर आएंगे। भारत में सत्ता परिवर्तन के बाद पुतिन की इस यात्रा को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और रूस के उप प्रधानमंत्री दिमित्री रोगोजिन के बीच आज इस बाबत दोनों देशों के बीच बन रहे अंतर सरकारी आयोग में विस्तार से चर्चा भी हुई। चर्चा में आपसी व्यापार बढ़ाने के कई तौर तरीकों और दोनों ही क्षेत्रों के बारे में नई रणनीति बनाने पर बातचीत हुई। रूस भारत में एक स्मार्ट सिटी और दूर संचार के लिए नया सैटेलाइट बनाने में मदद करेगा। यह सैटेलाइट भारत में बजट के मुताबिक काफ़ी सस्ता होगा। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को जापान के बड़े पुरस्कार द ग्रैंड कॉरिडोन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द पाउलोनिया फ्लावर्स से आज सम्मानित किया गया। जापान के सम्राट ने उन्हें इस सम्मान से नवाजा। उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने मनमोहन सिंह को इस सम्मान पर बधाई दी है। जापान की राजधानी टोक्यो के इंपीरियल पैलेस में मनमोहन सिंह को सम्मानित करने के लिए शाही कार्यक्रम आयोजित किया गया। जापान के सम्राट अकिहितो ने उन्हें इस सम्मान से नवाजा। मनमोहन सिंह पहले भारतीय हैं जिन्हें ये पुरस्कार मिला है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने मनमोहन सिंह की इस उपलब्धि पर उन्हें बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा है कि इस सम्मान से पूरे देश को गर्व होगा। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने भी मनमोहन सिंह को बधाई दी है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मनमोहन सिंह को मिले इस सम्मान पर उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि उन्हें इससे काफी खुशी और गर्व की अनुभूति हो रही है। मनमोहन सिंह को ये सम्मान पिछले 35 सालों में भारत और जापान के बीच रिश्ते मजबूत करने के लिए दिया गया। मनमोहन सिंह और उनकी पत्नी गुरशरण कौर इन दिनों जापान में ही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा प्लेइंग इट माई वे आज मुंबई में रिलीज हुई। मुंबई में एक समारोह में कई हस्तियों की मौजूदगी में इस किताब का विमोचन किया गया। हालांकि ये किताब रिलीज से पहले ही टीम के पूर्व कोच चैपल के बारे में हुए खुलासे की वजह से काफ़ी चर्चा में है। भारत रत्न से सम्मानित पूर्व क्रिकेटर और राज्यसभा सांसद सचिन ने इस किताब में खुलासा किया है कि चैपल ने विश्व कप 2007 से कुछ महीने पहले राहुल द्रविड़ की जगह उन्हें भारतीय टीम की कप्तानी संभालने का लालच दिया था। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।